नॉर्मल बोल रही थी। शांति शांति भाई, आवाज जाती है। पहले या तो तुम हंसी लो आगे सामने रावण की तरह। हेलो, सॉरी, यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इवांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो डिस्कस करेंगे आज पेडागोजी अभ्यास सीरीज में 28th सेशन है और कुछ क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। फटाफट से शुरुआत करते हैं और समझेंगे कुछ क्वेश्चंस को, है ना। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट डू वी फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। कुछ 15 क्वेश्चंस करेंगे। अभी हमारी होगी, सैटरडे संडे ऑफ होता है, इस बार फ्राइडे भी मुझे छुट्टी लेनी पड़ी थी। अच्छा, कुछ पेंडिंग वीडियोस हैं आपकी, जैसे एईएस को लेकर के, सीटेट को लेकर के, और भी एक दो चीजें हैं जो आप लोगों के मन में डाउट है। तो इस वीक मैं वो वीडियोस आपके साथ, मतलब वो सेशंस ले लूंगी और आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। एक नीट+B की ओरिएंटेशन क्लास भी लेनी है, ठीक है। चलिए फिर फटाफट से शुरुआत करते हैं। कोई कह रहा है कोई बात नहीं, अरे कितने प्यारे हो यार आप लोग हैं। हाँ, पहले काम चल रहा है। कई लोगों को लगता है जैसे मैं ये क्लास छोड़ के ब्लॉग बना रही हूँ। ब्लॉग बन चुके होते हैं, वो बाद में एडिटिंग की प्रोसेस में होते हैं या कुछ और चीजें चल रही होती हैं, कोई इवेंट है, कुछ है। और वैसे तो छुट्टी हो ही नहीं रही, अब तो भगवान की दुआ से अच्छी खासी चल रही है सारी क्लासेस, कभी कभार हो रही है। टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा ये लिंक। एग्जाम भी धीरे धीरे आएंगे तो लग के काम करेंगे। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा फटाफट से, और पूरी लाइब्रेरी है वीडियोस की, अगर आप सच में थियरीज वगैरह भी पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो लेट्स लर्न पे। चलिए फटाफट से बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ कैन अ टीचर क्रिएट एन इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट फॉर लर्नर्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स इन क्लासरूम। यानी एक टीचर, एक अध्यापिका भिन्न जातियों समूहों वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है। समावेशी वातावरण का मतलब क्या है? इंक्लूसिव एनवायरनमेंट मतलब जहां पर हर तरह के बच्चे, डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स के बच्चे पढ़ सकें, है ना। तो कैसे कर सकती हैं भाई? सबको इंक्लूड करके कर सकती हैं। सबको इंक्लूड किन ऑप्शंस में किया जा रहा है पढ़ेंगे पहले। बाय रिफ्लेक्टिंग ऑन हर ओन स्टीरियोटाइप्स एंड बिलीव्स दैट कंस्ट्रेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ चिल्ड्रन। यानी अपनी उन अवधारणाओं और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करके जो बच्चों के शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं। यानी टीचर के भी तो अपने कुछ स्टीरियोटाइप होंगे ना, हर इंसान की अपनी एक अपब्रिंगिंग है, एजुकेशन है, बट कई बार एजुकेशन भी ब्रेक नहीं कर पाती। तो पहले आप खुद रिफ्लेक्ट करें कि आपके क्या स्टीरियोटाइप हैं। ऐसा तो नहीं आप ये कह रहे हैं कि हम तो इक्वल मान रहे हैं दोनों जेंडर्स को, और आपके मन में वही है कि भाई नहीं, लड़के ऊपर हैं, लड़कियां नीचे हैं, या वॉट एवर इट इज, कि कोई कमजोर है, कोई बहुत ताकतवर है ना। तो इस तरह के जो आपके स्टीरियोटाइप्स हैं, पहले आपको उन पे ठीक से चिंतन करके उनको ठीक करने की जरूरत होती है। अदरवाइज आप बच्चों का भविष्य खराब कर सकते हैं। उस केस में वो स्टीरियोटाइप आप और प्रमोट कर देंगे बजाय कि उनको हटाने के। तो इस चीज में जरूरी है कि आप रिफ्लेक्ट करें, है ना। आप उन अवधारणाओं पर प्रकाश डालें, आप उन पे सोचें कि आप कहाँ गलत हैं। इंक्लूड डाइवर्सिटी ऑफ चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस इन क्लासरूम। यानी आप बच्चों की जो विभिन्नता है, विविधता है, उनके अनुभवों को सम्मिलित करें, अलग अलग तरह के बच्चों को। बिल्कुल सही बात है भाई, बच्चों के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको आप इंक्लूड करेंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बच्चे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होंगे, है ना। कोई कहीं गांव से आ रहा होगा, कोई शहर से आ रहा होगा, कोई किसी धर्म से आ रहा होगा, किसी संप्रदाय से आ रहा होगा, किसी की आर्थिक स्थिति कैसी होगी, किसी के यहाँ कोई और भाषा बोली जाती होगी, खाना डिफरेंट खाया जाता होगा, त्योहार डिफरेंट मनाए जाते होंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस बच्चे क्लास में लेकर के आएंगे। फिर आता है थर्ड, क्रिएट एन इंस्टीट्यूशनल इथॉस दैट हैज अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी। यानी संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देना। यानी कि एक इंस्टीट्यूशनल, जो जिस इंस्टीट्यूशन में वो है, तो वहां पे एक इक्वालिटी का को लेकर के एक इथॉस, एक एनर्जी क्रिएट होनी चाहिए कि सब इक्वल हैं। बिल्कुल सही बात है। एनकरेज चिल्ड्रन टू अडेप्ट टू एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड करिकुलम। देखो, स्टैंडर्ड करिकुलम की जगह पे क्या होना चाहिए था? फ्लेक्सिबल करिकुलम, फ्लेक्सिबल या डिफरेंशिएटेड करिकुलम, जहां पे मौका हो चेंज करने का। स्टैंडर्ड का मतलब हो गया जो चला आ रहा है बस उसी को मान लिया आपने। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सही हैं, जो कि 52% लोग सही उत्तर दे रहे हैं। फोर्थ सही नहीं है, क्योंकि जस्ट छात्रों को प्रोत्साहित करके कि वे स्वयं को मानकीय पाठ्यचर्या के अनुकूल बना लें। उस पाठ्यचर्या को बच्चे के अनुकूल बनना है, यानी वो रिजिड नहीं होनी चाहिए, वो ठोस नहीं होनी चाहिए, वो मानकीय नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो लचीली होनी चाहिए। अगर आपको हर तरह के बच्चे को केटर करना है तो समझ पा रहे हो ना। ये यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन से नहीं चलेगा, डिफरेंशिएटेड से चलेगा, राइट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार। रमनीक के बारे में एक बात है। रमनीक आई थिंक या तो टीचर है यहाँ पे। रमनीक हैज अ स्टूडेंट, हाँ रमनीक क्या है? एक शिक्षिका है। हैज अ स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट इन हर क्लास। इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाट इंस्ट्रक्शनल अडेप्टेशंस शुड शी मेक इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। यानी रमनीक की कक्षा में एक दृष्टि बाधित छात्र है, एक समावेशित कक्षा में, इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए। यानी दृष्टि बाधित मतलब एक बच्चा जिसको देखने में दिक्कत होती है, विजुअली चैलेंज्ड बच्चा है। तो अगर टीचर को डील करना है तो क्या करना चाहिए बताएंगे यूपीटेट के बैच के बारे में। डोंट वरी, अभी कोई प्लान नहीं है, इधर आ जाइए। अभी सिर्फ सीटेट में और नीट+B में एडमिशन ओपन है। फटाफट से बताइए। और जून आते आते पेडागोजी स्पेशल में भी होंगे। फटाफट से बताइए, आंसर कीजिएगा। सी ऑप्शन,
यानी मेकिंग यूज ऑफ टेक्टाइल मटेरियल। बिल्कुल, जब भी विजुअली चैलेंज बच्चे की बात आती है यानी उसको देखने में समस्या है, देखने में समस्या है लेकिन टच और फील तो कर सकता है। तो टेक्टाइल मटेरियल क्या होता है, जिसको टच और फील करके देखा जा सके। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, शार्प चीजें हो सकती हैं जिनको वो टच कर सके। ये पेन है, अगर आप उसको टच कराएंगे तो वो टच करके तो फील करके तो समझ पाएगा ना, देखने में ही तो दिक्कत है ना। तो वेराइटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन, ये तो उल्टी बात हो गई। जिसको देखने में दिक्कत है उसको चार्ट ही दिखाओगे, उसको सारी देखने वाली चीजें दिखाओगे। जब देखने में दिक्कत है तो बाकी के 4 सेंसेस यूज करोगे ना। ठीक, तो ये तो गलत हो गया। प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ प्रिंट बुक्स, अगेन जिसको देखने में दिक्कत है उसको प्रिंट बुक्स, कोई सेंस नहीं है इस बात का, है ना। बाकी के 4 सेंसेस पे फोकस करेंगे, ना कि आंखों पे या विजुअल सेंसेस पे, क्योंकि विजुअल तो पहले ही वीक है या फिर बहुत हद तक काम में नहीं है। फिर है सी ऑप्शन, मेकिंग यूज ऑफ टेक्टाइल मटेरियल्स सच एज 3 डायमेंशनल मैप्स एंड चार्ट्स, यानी त्रिविमीय नक्शे और चार्ट जैसे स्पार्शिक संसाधनों का प्रावधान रखना चाहिए। यानी टेक्टाइल मटेरियल जिनको टच और फील किया जा सके, चाहे वो ब्रेल लिपि हो, और 3 डायमेंशनल मैप्स एंड चार्ट्स को जिनको टच करके पूरा 3 डायमेंशंस तो आप फील कर सकते हैं ना। तो ये बात बिल्कुल सही लग रही है हमें। गिविंग लॉट ऑफ स्मॉल प्रिंट वर्कशीट्स, मतलब जिसको दिख नहीं रहा उसको, और जबकि जिसको देखने में समस्या होती है उसके सामने हम बड़े बड़े लेटर्स बनाते हैं, ये कह रहे हैं स्मॉल प्रिंट, बिल्कुल इतना सा बनाए, तो ये तो उल्टी बात हो गई, है ना। तो ये तो खराब बात हो गई। तो सिर्फ सी ऑप्शन ही सही है कि आप टेक्टाइल मटेरियल जिसको छू के टच करके बच्चा सीख पाए, और 3D मॉडल्स जिनको वो एक तरह से विजुअलाइज कर पाए टच करके। ठीक है, सीटेट ऑफलाइन नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं, एक बार जो चीज ऑनलाइन हो जाती है वो हो जाती है। सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सीटेट पर अलग से वीडियो बनाएंगे। रीना ऑलवेज थिंक्स ऑफ वेरिड सॉल्यूशंस फॉर एनी प्रॉब्लम गिवन इन दी क्लास, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग अलग तरकीबों के बारे में सोचती है, यह निम्न में से किसका प्रतीक है। मतलब वेरिड सॉल्यूशंस फॉर एनी प्रॉब्लम, अगर आप एक समस्या देंगे तो वो 6 सॉल्यूशन आपको दे देगी। कौन? रीना, है ना। ये आप भी हो सकते हैं, नेचर हो सकता है सबका। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये किस तरह की विशेषता है, रीना की जो ये विशेषता है इसको किस कैटेगरी में पुट करेंगे। पहला ऑप्शन है मेंटल इंपेयरमेंट, यानी मानसिक क्षति है, कुछ मेंटली कुछ दिक्कत है। ये तो पॉजिटिव बात है, इसमें दिक्कत कहाँ है कि मल्टीपल सॉल्यूशंस अगर बच्चा दे पा रहा है, दैट मींस उसका दिमाग तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है। लो कॉम्प्रिहेंशन, अगर कम समझेगी, कम बोधगम्यता होगी तो फिर तो दे ही नहीं पाएगी जवाब, जब उसको प्रॉब्लम ही समझ नहीं आएगी कहां से। ठीक है, फिर आता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी अभिसारी चिंतन। अभिसारी में मल्टीपल सॉल्यूशंस नहीं, मल्टीपल एस्पेक्ट से एक सॉल्यूशन पे आना होता है, वन पॉइंटेड पे। तो आंसर क्या हुआ? डाइवर्जेंट। डाइवर्ज मतलब डिफरेंट डिफरेंट दिशाओं में अपसारी सोच, यानी डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस, मल्टीपल सॉल्यूशंस, यानी क्रिएटिव है बच्ची। क्या है? रचनात्मकता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग को किससे जोड़ा है? जेपी गिलफर्ड ने क्रिएटिविटी से, यानी रचनात्मकता से जोड़ा है। राइट, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में मेरे ख्याल में तो नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, राजू राइट 61 एज 16, यानी राजू एक बच्चा है जो 61 को 16 लिखता है, यानी ये है 61, इसको उल्टा लिखता है 16, एंड ऑफन गेट्स कंफ्यूज्ड बिटवीन दी लेटर्स बी एंड डी। बचपन में तो हम भी सभी होते ही थे थोड़े बहुत, भाई 6 और 9 में कंफ्यूज हो जाना, बी और डी में कंफ्यूज हो जाना, उल्टा पढ़ लेना, 100 को वॉज पढ़ लेना, है ना, रिवर्स पढ़ लेना, ये सब किसके लक्षण है? ये सब लक्षण है डिसलेक्सिया के। ठीक है, ये डिसलेक्सिया के लक्षण हैं। किसके? डिसलेक्सिया के। आप लोग इतने गलत उत्तर कैसे दे रहे हैं? ये डी ऑप्शन कैसे दे रहे हो? एक मिनट रुको, मेरे को देखने दो। कुलविंदर बरार शास्त्रीवाल, आई अंडरस्टैंड। हाँ, बहुत दुखद बात है, मतलब मेरे भी दिमाग में कल से चल ही रही है ये जो सिद्धू मूसे वाला इंसिडेंट है ना। खैर, हम इस पे बात कर चुके हैं, अब आप आते हैं, एक बार इधर ही आते हैं, पढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बात करें बी एंड डी पर, दीज आर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? देखिए, डिसलेक्सिया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, लर्न्ड हेल्पलेसनेस, या फिर डिस्ग्रेफिया। बताइए एक बार, फटाफट से बताइए। देखो लिखा क्या है, देखते हैं एक बार। राजू राइट 61 एज 16 एंड ऑफन गेट्स कंफ्यूज्ड बिटवीन द लेटर्स बी एंड डी, दीज आर द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी और डी के अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है। देखिए, अगर बच्चा पढ़ रहा होगा 16 को 61 तो वो 61 ही लिखेगा। ये लिखने में प्रॉब्लम डिस्ग्राफिया होती है कि लिखने में समस्या हो रही है, ऐसा नहीं कि रिवर्स लिख देगा डिस्ग्राफिया में। डिस्ग्राफिया वाले की राइटिंग आपसे पढ़ी भी नहीं जाएगी। तो ये डिस्ग्राफिया नहीं है, ये डिसलेक्सिया है, क्योंकि बी और डी को समझने में दिक्कत हो रही है। 61 और 16 को मान लीजिए समझने में दिक्कत हो रही होगी, तो क्या होगा इस चीज का मतलब? भाई बच्चा सही से पढ़ नहीं पा रहा, जो बच्चा सही से पढ़ नहीं पाएगा वो सही से लिख भी नहीं पाएगा। तो इसका आंसर डिसलेक्सिया है, ना कि डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में ज्यादातर जो समस्या आएंगी वो आएंगी लिखने में डिफिकल्टी, या फिर पढ़ नहीं पा रहे हैं आप उसकी राइटिंग को, इस तरह की चीजें। यहाँ पे जब रिवर्स की बात हो रही है, दैट मीन्स
डिसलेक्सिया है उसमें ये भी लिखा गया है कि बी एंड डी को समझने में कंफ्यूजन है और 61 को 16 लिखता है, दैट मींस पढ़ता गलत है इसलिए लिखता भी गलत है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो डिसलेक्सिया में कई बार दोनों चीजें इस तरह से आती हैं कि जो बच्चा पढ़ेगा गलत वो सही कैसे लिख देगा। समझ पा रहे हो ना बात को? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम्स कैन बेनिफिट फ्रॉम, यानी अगर कोई विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है, स्पेशली एबल्ड बच्चा है, तो एक इंक्लूसिव क्लासरूम में यानी समावेशी कक्षा में जहां पे हर तरह के बच्चे हैं उसको बेनिफिट मिलेगा किस एक अरेंजमेंट से। सेटिंग ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड गोल, यानी यदि कोई बच्चा स्पेशली एबल्ड है, यानी हो सकता है उसको चलने में दिक्कत हो, सुनने में दिक्कत हो, कोई और समस्या हो, है ना, तो सेटिंग ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड गोल, या हो सकता है गिफ्टेड भी हो, तो हम कह सकते हैं कि स्पेशली एबल्ड में नहीं आएगा वो। तो सेटिंग ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड गोल कि आप इंडिविजुअल गोल्स उसके अकॉर्डिंग सेट करें, बिल्कुल सही बात है। कॉम्पिटेटिव एथॉस नहीं होना चाहिए कि प्रतिस्पर्धा करा रहे हैं दूसरे बच्चों से। कोऑपरेटिव लर्निंग, हाँ सहयोग करें आप। स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन यानी मानकीकृत निर्देश, जी नहीं। यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन होना चाहिए डिफरेंशिएटेड बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे फोर्थ भी हट गया और सेकेंड भी हट गया, तो बचा क्या भाई? बचा हमारे पास फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड है आपका सी ऑप्शन में। ठीक है, सी ऑप्शन में है आपका फर्स्ट एंड थर्ड। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा और पोल में जवाब दीजिएगा। हाउ आर चिल्ड्रन अंडरस्टूड इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम, यानी एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी बच्चा एक्टिव होगा, कंस्ट्रक्शन में होगा, एक्टिविटी करके सीखेगा, नॉलेज को क्या करेगा? कंस्ट्रक्ट करेगा सक्रिय रूप से। पैसिव बीइंग्स, मिनिएचर एडल्ट्स, as being born evil who have to be civilized, या फिर as being born with a curiosity to explore the world। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या है? बच्चा कंस्ट्रक्शन कर सकता है, बच्चा सीख सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इस बात को समझने में, है ना? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलो पढ़ाई पे ध्यान दे लो। कुछ लोग इधर उधर की बातें करते हैं सेशन में, है ना? जब इधर उधर की बातों के लिए संडे वार्ता है, संडे को किया करो, है ना? ठीक, चलिए आ जाइए। अगर हम बात करें डी ऑप्शन की, तो आप लोग कह रहे हैं एज बीइंग बोर्न विद अ क्यूरियोसिटी टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, यानी अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता लिए हुए है। कौन? कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क। हाँ बिल्कुल, कि बच्चा क्या है? क्यूरियस है और नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, बच्चा एक्टिव है। ठीक है, पैसिव बीइंग, तो बच्चा तो एक्टिव ही नहीं है यहाँ। मिनिएचर अडल्ट यानी अडल्ट का छोटा रूप है, तो क्या मतलब उसकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जबकि प्याजे तो कह रहे हैं कि बच्चा अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, है ना? और बच्चा क्या है? मिनिएचर वर्जन नहीं है, बल्कि वो अपने आप में एक मतलब अडल्ट है, एक तरह से अपने आप में एक बीइंग है। अगर हम कह रहे हैं तो बच्चे की थॉट भी, बच्चे की थिंकिंग की अमाउंट भी सेम है, बस काइंड अलग है। ठीक है, एज बीइंग बोर्न इविल, बच्चा जो है वो क्या है? दुष्ट है, ऐसा नहीं है। आंसर क्या होगा? एज बीइंग बोर्न विद अ क्यूरियोसिटी, बच्चा अपने पर्यावरण को समझने की उत्सुकता लेकर के पैदा होता है और वो कंस्ट्रक्टिवली एक्टिव होकर के सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करेगा, यही सृजनात्मकतावाद कहता है। तो 6th का हुआ डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7। क्वेश्चन नंबर क्या है? 7। Which of the following statements about children's failure is incorrect? Is correct, यानी बच्चों के फेलियर के विषय में कौन सी एक बात सही है? असफलता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? असफलता के संदर्भ में ये पूछा है हमसे। असफलता के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताइए फटाफट से। अगर हम बात करें तो चाइल्ड्स फेलियर कैन ऑलवेज बी एट्रीब्यूटेड टू जेनेटिक डिफेक्ट्स, कि हमेशा ही जो है जो फेलियर है वो सिर्फ जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होगा। फिर एनवायरनमेंट कहाँ रोल प्ले करेगा भाई? है, कई बार जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हुए भी लोग बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, दैट मीन्स तो सारे फेलियर को आपने जेनेटिक डिफेक्ट से जोड़ दिया, ये नहीं कह सकते। फिर चाइल्ड्स फेलियर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सिस्टम्स इनेबिलिटी टू केटर टू हर इंडिविजुअल नीड्स, यानी बच्चों की सफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना, यानी हम बच्चे की इंडिविजुअल नीड्स को पूरा नहीं कर पाते, दैट मीन्स सिस्टम में कमी है। बच्चा फेल होता है, दैट मीन्स सिस्टम फेल होता है, हम उसको उस तरह से सिखा नहीं पा रहे जिस तरह से वो सीखना चाहता है या सीख सकता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि हम बच्चे में कमी नहीं निकाल सकते, ठीक है ना? बच्चे के पेरेंट्स में हम निकालेंगे, खुद में या सिस्टम में कमी। ठीक, एज टीचर्स। फिर आता है सी ऑप्शन, चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स हैव देमसेल्व्स नेवर बीन टू स्कूल आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन, यानी वो बच्चे जिनके पेरेंट्स कभी स्कूल
गए ही नहीं है, वो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते उनके बच्चे, तो फिर तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं बनते, क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर थे, है ना। या ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स अपने आसपास देखे होंगे आपने। फर्स्ट जनरेशन लर्नर कहते हैं ऐसे बच्चों को जिनकी पहली पीढ़ी कभी स्कूल नहीं गई होती, वो ही पहली पीढ़ी होते हैं जो स्कूल जा रहे होते हैं। तो ऐसे बच्चों को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है सीखने में, लेकिन दैट डजंट मीन कि उनमें एबिलिटी की कमी है, वो सीख नहीं सकते या वो इंटरेस्टेड ही नहीं होते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी। फिर आता है डी ऑप्शन, चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एट नॉट कैपेबल ऑफ अचीविंग एकेडमिक सक्सेस, यानी जो हाशिए पर रहने वाला वंचित समुदाय है वो सक्सेस नहीं पा सकते। अगेन फिर तो वही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाला जो एग्जांपल है वो फिट होगा यहाँ पे, और भी बहुत सारे सैकड़ों एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था में ढूंढेंगे, ना कि बच्चे में या उसकी आर्थिक स्थिति में। ये सारी चीजें गलत होंगी। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, हाउ कैन अ टीचर एनहेंस इफेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंट्री क्लासरूम, यानी एक टीचर जो है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है। बाय ड्रिल एंड प्रैक्टिस, by encouraging competition, by connecting the context to the lives of the students, by offering rewards at every step in learning। बताइएगा फटाफट। आंसर कीजिएगा और लाइक शेयर करना आप भूल गए हैं। 4100 लोग हम लोग जुड़ चुके हैं, 3 दिन के बाद आज सेशन हो रहा है पढ़ाई वाला, है ना, और सिर्फ 1500 लोगों ने लाइक किया। कहाँ है बाकी के लोग? देखिए, अगर हम बात करें, आप लोग आंसर दे रहे हैं सी ऑप्शन 94%। चलिए देखते हैं, हाउ कैन अ टीचर एनहेंस इफेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंट्री क्लासरूम, यानी प्रभावशाली अधिगम को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, यानी बेहतर लर्निंग को, अर्थपूर्ण अधिगम को, जो जीवन से जुड़ सके बच्चे के, उसको कैसे बढ़ावा दें बच्चों को एक्टिव रख के। देखते हैं, बाय ड्रिल एंड प्रैक्टिस, इसमें तो फिर बार बार रेपिटेशन होगा, रेपिटेशन से मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होती। मीनिंगफुल लर्निंग होगी बच्चे की जिंदगी से जोड़ने में, उसको एक्टिव रखने में। ठीक, बाय एनकरेजिंग कंपटीशन, ये तो कभी भी नहीं होगा कि आपस में प्रतिस्पर्धा करवा दो। कंपटीशन आपको खुद से करना है, बच्चे को भी उससे ही कंपटीशन कराना है, उसकी प्रीवियस जो परफॉर्मेंस रही है, ना कि बाकी लोगों से। ठीक है, बाय कनेक्टिंग द कॉन्टेक्स्ट टू द लाइव्स ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी बच्चों के जीवन से जोड़ दीजिए। बिल्कुल सही बात है। इफेक्टिव लर्निंग प्रभावी कब बन जाएगी, कब अर्थपूर्ण बन जाएगी, जब आप जीवन से जोड़ देंगे, जब वो मीनिंगफुल होगी। ठीक है जी बात। फिर आता है डी ऑप्शन, बाय ऑफरिंग रिवॉर्ड्स एट एवरी स्टेप, तो एक टाइम पे क्या होगा, रिवॉर्ड से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चा सिर्फ या तो रिवॉर्ड के लिए काम करेगा और एक टाइम के बाद रिवॉर्ड भी उसको मैटर नहीं करेगा। तो सी ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आपने बच्चे की जिंदगी से जोड़ दिया तो वो मीनिंगफुल हो गया बच्चे के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एक बार, अनुपमा की बात हो रही है, नॉट सीरियल। अनुपमा है आ साइंस टीचर, अनुपमा क्या है, एक साइंस टीचर है। ऑफन मेक्स लिंकेजेस इन हर क्लासरूम विद द कॉन्सेप्ट्स स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग इन मैथमेटिक्स, दिस काइंड ऑफ पेडागोजी, यानी अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते समय, यानी अनुपमा किस चीज की शिक्षिका है, विज्ञान की शिक्षिका है। ठीक है, लेकिन वो मैथ्स से जोड़ देती है विज्ञान पढ़ाते हुए अक्सर कॉन्सेप्ट्स को। दैट मीन्स वो एक सब्जेक्ट से जोड़ देती है दूसरे सब्जेक्ट को, यानी कि वो एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को कनेक्ट करके सिखा रही हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसको कैसे समझेंगे हम। वुड हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यानी जो चीजें कॉमन है एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगा। एंड प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरिटी, यानी इंटरडिसिप्लिनरिटी को प्रमोट किया जाएगा। दैट मीन्स अंतः विषयात्मक अधिगम। ये क्या होता है, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को कनेक्ट कर दो। जैसे हिस्ट्री पढ़ा रहे हो तो हिस्ट्री में कोई स्टोरी होगी, अब वो स्टोरी हिस्ट्री भी पढ़ रहा है बच्चा, या इंग्लिश भी, हिस्ट्री भी पढ़ रहा है और लैंग्वेज भी पढ़ रहा है, या तो वो हिंदी में होगी या इंग्लिश में होगी। दैट मीन्स उसकी लैंग्वेज भी बेहतर हो रही है और वो हिस्ट्री भी सीख रहा है। या लैंग्वेज के किसी चैप्टर में मान लीजिए हिस्ट्री की कोई स्टोरी है, दैट मीन्स लैंग्वेज भी सीख गया और हिस्ट्री भी, तो 2 सब्जेक्ट जुड़ गए एक साथ। मैथ्स और फिजिक्स में कुछ चीजें कॉमन हो सकती हैं, तो 2 सब्जेक्ट जुड़ गए, यानी इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टीपल डिसिप्लिन्स को, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक साथ जोड़ के पढ़ाना। इससे क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा, जो चीजें कॉमन है वो ट्रांसफर कर पाएगा बच्चा। ठीक, वुड हिंडर नहीं करेगा, ये प्रॉब्लम थोड़ा ना बनेगा, ऐसे कनेक्ट करके पढ़ाना तो हमेशा अच्छा होता है, हिंडर तो नहीं कर सकता, तो ये तो बात ही गलत हो गई। ठीक है, वुड प्रमोट मिसकॉन्सेप्शन, क्यों प्रमोट होंगे भाई, है? अगर आप ठीक से कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं, तो मिसकॉन्सेप्शन क्यों होगा। तो अधिगम के स्थानांतरण और अंतः विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा मिलेगा, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को कनेक्ट करके सिखाने में मदद मिलेगी और अधिगम का स्थानांतरण होगा, यानी बच्चा जो एक जगह पे सीखा हुआ ज्ञान है वो दूसरी जगह पे अप्लाई कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोसीजर ऑफ राइडिंग अ बाइक, यानी प्रोसीजर किस चीज का, कि कैसे एक बाइक चलाते हैं, कैसे एक मोटरसाइकिल चलाते हैं, इस चीज का प्रोसीजर बच्चे के पास इंफॉर्मेशन है इस चीज की। फोल्डिंग लॉन्ड्री, जो आप कपड़े फोल्ड कर रहे हैं वो। एन एक्सपीरियंस ऑफ क्लाइंबिंग अ ट्री, एक पेड़ पे चढ़ने का जो एक्सपीरियंस है, एक 7 साल के बच्चे की मेमोरी में किस तरह से स्टोर होगा, या किस मेमोरी में स्टोर होगा, किस प्रकार की स्मृति में स्टोर होगा, संगठित होगा। देखो 2 चीजें हैं यहाँ पे, एक है बाइक की सवारी करने की प्रक्रिया, उसने कभी बाइक
की सवारी की, या बेसिकली इन्होंने ये ट्रांसलेटर मार दिया पेपर में आपके। अदरवाइज इसका मतलब ये होगा कि आपने एक बाइक चलाना सीखा या साइकिल चलाना सीखा, धुले कपड़ों को तय करने की प्रक्रिया, और तीसरी बात है 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पर चढ़ने का अनुभव। ये आपकी किस मेमोरी में स्टोर्ड है? आप खुद से जोड़ लीजिए कि आप 7 साल के थे तो कोई एक अनुभव था जो आपको हुआ था, आज तक याद है, वो कहाँ स्टोर्ड है। ठीक है, तो ये कहाँ स्टोर होगा? लॉन्ग टर्म मेमोरी में फॉर श्योर, है ना। लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी दीर्घ, हमेशा के लिए, लॉन्ग टर्म में, भूल तो नहीं सकते। ये इसको आप एपिसोडिक भी कह सकते हो कि एपिसोड्स आपके साथ ये घटनाएं घटी हैं, ये हुआ। अगर इसमें लॉन्ग टर्म में भी अगर हमें जाना हो तो ये एपिसोडिक मेमोरी होगी। सेंसरी मेमोरी की अपनी कोई मेमोरी नहीं होती, तो बस आपने सेंस किया, खत्म हो जाएगी, ये रुकेगी नहीं सेंसरी मेमोरी। वर्किंग मेमोरी अगेन ये तो यूज होती रहेगी। शॉर्ट टर्म तो 20 सेकंड, हाँ 20 से 30 सेकंड के बीच में रहती है आपकी, फिर वो लॉन्ग टर्म में ट्रांसफर होगी, नहीं तो खत्म हो जाएगी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी है दीर्घकालिक, जो हमेशा रहेगी। जैसे आपका नाम तो एटलीस्ट आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में ही स्टोर्ड होगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रंस एरर इज नॉट करेक्ट। यानी बच्चों की गलतियों को समझने के विषय में कौन सी एक बात सही नहीं है, यानी बच्चों की गलतियों को लेकर के सही दृष्टि या सही पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, इट हेल्प्स इन असाइनिंग ग्रेड्स एंड पोजीशंस टू द स्टूडेंट्स इन क्लास। यानी यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और पदों को निर्धारित करने में मदद करता है। भाई हमें तो यही सही नहीं लग रहा कि बच्चे को जस्ट ग्रेड करना, लेबल करना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में बांट देना, इसलिए आप बच्चे की गलतियां समझें, तो ये तो गलत तरीका है। आप तो फीडबैक के लिए समझते हैं, तो बात तो यही सही लग रही है। फिर भी बाकी के ऑप्शंस भी देखेंगे। इट मेक्स द टीचर अवेयर ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन। यानी यह शिक्षक की अवधारणात्मक समझ को बेहतर करता है। हाँ, टीचर को हेल्प मिलेगी कॉन्सेप्ट को और कैसे बेहतर तरीके से कराना है ताकि गलतियां कम से कम हो। फिर है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स इन मीनिंगफुल एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एज नेचुरल पार्ट। हाँ, लर्निंग का हिस्सा है, नेचुरल पार्ट है, प्राकृतिक है, गलतियां होना स्वाभाविक है। फिर है डी ऑप्शन, इट गिव्स इनसाइट इनटू चिल्ड्रंस थिंकिंग। बच्चे सोचते कैसे हैं, इसमें आपको अंतर्दृष्टि मिलेगी। जब आप उनकी गलती देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इसने इस चीज को कैसे गलत समझा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर कि यह छात्रों को ग्रेड करने और उनको आगे पीछे पदों में निर्धारित करने के लिए होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। जो गलतियां हैं, बच्चों की गलतियों को समझने का रीजन ये नहीं है कि उनको हम लेबल कर पाएंगे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये पास है, ये फेल है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज एसोसिएटेड विद एक्टिविटीज दैट आर एंजॉयबल और सेटिस्फाइंग इन देमसेल्व्स। यानी किस प्रकार की प्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी होती है जो अपने आप में आनंददायक और संतोषजनक है। यानी मान लीजिए आपको एक क्लास लेने में मजा आ रहा है, आपको समझने में अच्छा लग रहा है, तो ये क्या हुआ, एंजॉयबल है आपके लिए, सेटिस्फाइंग है, आप वेट कर रहे हैं अरे क्लास कब होगी, मजा आएगा, डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे 2-4 और सीखते रहेंगे। ये क्या हुआ, सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, संतोषजनक हो गया, अपने आप में ही आनंददायक है। तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा हुई या बाह्य हुई। ठीक है, अगर जो लोग सिर्फ इसलिए आए कि एग्जाम आ रहा है और पढ़ लेते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं किसी चीज से, तो क्या होगा, एक्सटर्नल हो जाएगा रीजन। भाई अगर रीजन अंदर है, सेटिस्फेक्शन तो अंदर है ना, बाहर तो नहीं हो सकता ना। समझ पा रहे हो ना, क्या कह रहे हो आसिफ भाई? ठीक है ना, इतनी बात बिल्कुल अच्छा समझ आ रहा है। ठीक है जी राहुल, आ जाइए। तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, क्योंकि आप सेटिस्फेक्शन के लिए या एंजॉय करने के लिए, दैट मींस जो रीजन है सीखने का वो इंटरनल है, आंतरिक है, आपके अंदर है, ना कि बाहर है। ठीक है, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। ट्रेट मोटिवेशन जैसा हम कुछ पढ़ते नहीं है, स्टेट मोटिवेशन नहीं पढ़ते, एक्सट्रिंसिक जब होता है जब हम मार्क्स के लिए पढ़ रहे होते हैं या फिर किसी रिवॉर्ड के लिए। तो इंटरनल यानी आंतरिक अभिप्रेरणा है ये। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा एक बार, 2 क्वेश्चन और हैं, जस्ट 15 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। टीचर्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हर स्टूडेंट। शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से अपेक्षाएं कैसी होती है। यानी अगर आप एक्सपेक्ट करें कि आप बहुत अच्छा करेंगे तो बच्चा मेहनत करेगा या नहीं करेगा। दैट मीन्स एक्सपेक्टेशन टीचर की मैटर करती हैं, बच्चों की नजर में सिग्निफिकेंट होती है। तो पहला ऑप्शन है हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन देयर लर्निंग, यानी बच्चों पे महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ेंगी। शुड नॉट बी कोरिलेटेड विद द स्टूडेंट्स लर्निंग, बच्चों के अधिगम से उनको जोड़ा ही नहीं जाना चाहिए। डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग एंड सेल्फ एफिकेसी। अच्छा ठीक है कि विद्यार्थियों के अधिगम और उनकी स्वयं की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती। सोल डिटर्मिनेंट है, देखो सिर्फ टीचर की एक्सपेक्टेशन सोल डिटर्मिनेंट है, कई बार टीचर एक्सपेक्ट नहीं करता, बच्चा अच्छा कर जाता है, तो ऐसा भी नहीं है। या फिर हम कहें कि लर्निंग और सेल्फ कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, तो ये भी गलत है, प्रभाव पड़ता है। कई बार किसी ने आपको कह दिया, टीचर ने कह दिया तुमसे नहीं हो पाएगा, हो सकता है कोई बच्चा मन में बिठा ले और उस चीज को ना कर पाए, कोई बच्चा हो सकता है उसको चैलेंज की तरह ले ले, तो दोनों ही बातें हो सकती हैं। ठीक है, तो शुड नॉट बी कोरिलेटेड विद द स्टूडेंट्स लर्निंग, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, कोरिलेट या रिलेट नहीं करना चाहिए। जो टीचर की एक्सपेक्टेशन है आपसे वो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डालती है आपकी लर्निंग पे। अगर टीचर पॉजिटिव है या कहीं एक तरह से कि होपफुल है कि आप सीखेंगे, कोशिश करिए सीख जाएंगे, तो आपका भी विश्वास खुद पे आएगा और आप चीजों को ट्राई करेंगे बार बार। दैट मींस टीचर की एक्सपेक्टेशन का प्रभाव आप पर पड़ता है एज अ लर्नर। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर। अब टीचर ये कहे कि आपसे कुछ होगा ही नहीं, तो हो सकता है
कुछ बच्चे एफर्ट करना ही छोड़ दें, जितना वो कर सकते थे वो भी ना करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, आ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम कैन बी क्रिएटेड, यानी एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष कैसे क्रिएट होगा, कैसे सृजन होगा उसका। प्रोवाइडिंग टाइमली फीडबैक टू दी लर्नर्स अबाउट देयर परफॉर्मेंस, यानी जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं निष्पादन के विषय में उनको प्रतिपुष्टि दे दी जाए। डिस्करेजिंग क्वेश्चंस एंड कीपिंग लर्नर्स पैसिव, बच्चों को पैसिव आप नहीं रख सकते, बच्चों को एक्टिव रखना है, जरूरी बहुत ज्यादा। प्रोवाइडिंग फ्रिक्वेंट टेस्ट्स एंड कीपिंग लर्नर्स इन एन इंटरमिटेंट स्टेट ऑफ फियर, यानी बच्चों को भय के माहौल में रखना, तो अगेन भय में कैसे सीखोगे आप, है ना, लर्निंग तो फ्रीडम के साथ होगी। प्रमोटिंग कॉम्पिटिशन बिटवीन लर्नर्स, इससे घटिया चीज और कोई है नहीं, और कई बार तो टीचर्स ही प्रमोट करते हैं इस चीज को, टीचर्स में आपस में कंपटीशन खत्म नहीं होता, वो कहेंगे मैं बेस्ट हूं सब खराब है ना, आपस में ही सर फोड़ लेंगे, तो वो भी बड़ी खराब चीज है ना। तो कंपटीशन ना तो आपको दर्शाना है ना बच्चों में कराना है, कंपटीशन आपको करना है तो आप खुद से कीजिए, ठीक। तो डी ऑप्शन भी हो गया गड़बड़। तो ए ऑप्शन यहां पर एकमात्र सही उत्तर बचता है कि चाइल्ड सेंटर का मतलब है जहां बच्चा सेंटर में है, आप बच्चों को फीडबैक दे रहे हैं कि वो उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, टाइमली फीडबैक मिल रहा है ताकि वो उस पर काम कर सकें, आप एज अ टीचर भी उसके साथ काम कर सकें, बच्चे के साथ उस फीडबैक पे कैसे वो सीख रहे हैं और कैसे आगे उसको ठीक कराया जा सकता है। अब आता है आज का आखिरी सवाल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर, एनईपी। एनईपी क्या कहती है भाई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है, तो कुछ भी हो बच्चे के हित में ही प्रस्तावित करेगी। तो आपको चारों ऑप्शंस में से वो ऑप्शंस उठा लेने हैं जो बच्चे के हित में हो, है ना। अगर आपने नहीं भी पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चे के हित वाले ऑप्शंस कोई भी बोर्ड कंसिडर करेगा या कोई भी पॉलिसी बनती है तो बच्चे के फेवर में बनेगी, राइट। तो देखते हैं, रिडक्शन इन कंटेंट ऑफ स्कूल करिकुलम, यानी स्कूल करिकुलम के बोझ को कम कर दिया जाए, बिल्कुल सही बात है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल करिकुलम, हाँ फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी चाहिए, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, बात तो सही है। एम्फेसिस ऑन रोट लर्निंग, यानी रट्टाफिकेशन पे जोर ना दिया जाए, दिया जाए तो ये तो नहीं हो सकता कि दिया जाए, एम्फेसाइज कैसे कर सकते हो आप रटने को, रटंत विद्या तो चलंत नहीं, तो इसको तो हम नहीं चलाएंगे। एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, यानी बच्चा हर एक पर्सपेक्टिव से सोच पाए, सही गलत क्या है क्या नहीं है इस चीज पे सोच पाए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है और डी भी सही है, ठीक है। थर्ड सही नहीं है बस, दैट मींस फर्स्ट सेकंड और फोर्थ कहीं दिख रहा है आपको, हाँ सी ऑप्शन में आप लोग दे भी रहे हैं 49% लोग। चलिए तो सी ऑप्शन में आसान क्वेश्चन है कंपैरेटिवली, धीरे धीरे करके बीच बीच में मुश्किल चीजें भी डालते रहेंगे, उतना भी इजी नहीं है, थोड़ा सा क्या है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, लेंथी तो हैं क्वेश्चंस, ठीक है। आपसे ही पढ़ना सीखा, अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप भूल गए हो, आपको सेशन पसंद आया हो, थोड़ी भी हेल्प मिली हो, 4 चीजें नई जानने को मिली हो, 5 चीजें आपकी रिवाइज हुई हो। कल मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। सीटेट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो अभी भी बैच में एडमिशन ओपन है, वो एनरोल कर सकते हैं, या D2+B में भी एक ओरिएंटेशन क्लास इस हफ्ते होगी, बहुत दिनों से वो टल रही है मेरे थोड़े से बिजी स्केड्यूल की वजह से। ये PDF आपको मिल जाएगा लेट्स लर्न स्क्वायर टेलीग्राम चैनल पर, बाकी ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब पसंद आया हो तो कर दीजिएगा। कल मिलेंगे, है ना, कल 9:30 आपकी क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे। कोई कह रहा है अभी ना जाओ, नहीं जा रहे, चलो ठीक है बातें करते हैं। संडे वार्ता नहीं हुई ना इस बार, कोई बात नहीं, संडे को करेंगे, मैंने क्वेश्चन ले लिए हैं कुछ तो। एक्चुअली मैं खुद पिछले 1-2 हफ्ते से मुझे भी वीकेंड के दर्शन नहीं हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो गया है, इस बार सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं, हाँ भर देना, क्योंकि जब तक सीटेट आएगा आपका रिजल्ट भी आ ही जाएगा तब तक, है ना। टेक्निकली तो आप सेकंड ईयर में आ ही गए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ रिकॉर्ड होगी, बाद में आप देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो। और कोई दुख दर्द समस्या परेशानी, कोई दिक्कत, कहीं कोई पीड़ा, फॉर्म कब आएंगे, करेंगे इस पर चर्चा करेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे, है ना।